वेलकम टू कॉमर्स क्रैकर्स। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु। हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी और फास्ट रहने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि आज इस चैप्टर को पूरा कर दिया जाए। जनरली 10 से 15 टर्म्स बताने के बाद ये चैप्टर 2 क्लास में पूरा कर दिया जाता है, लेकिन हम इस चैनल पर एक एक टर्म देख रहे हैं। आपके पास डीके गोयल, टीएस ग्रीवाल या कोई अन्य पुस्तक है तो एक भी टर्म यहां से बाहर नहीं जाएगी। हम एक एक टर्म यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। पूरा सिलेबस में आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा जो यहां से बाहर हो। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लास्ट मैंने आपको गेन बताई था। लास्ट टर्म हमने गेन डिस्कस किया था। गेन के बाद आता है लॉस। आज की हमारी पहली टर्म है लॉस। देख रहे हो, हम लॉस से शुरुआत कर रहे हैं। हम कर सकते हैं क्योंकि हम कॉमर्स वाले हैं। तो हमारी पहली टर्म है, आज की पहली टर्म है लॉस। नुकसान। किसी भी कंपनी को दो प्रकार से लॉस हो सकता है। किसी भी कंपनी को दो प्रकार से लॉस हो सकता है। एक तो जब पूरी साल के एक्सपेंसेस पूरी साल के रेवेन्यू से ज्यादा हो, एक तो तब लॉस होगा। When total expenses is more than total revenues of accounting period, एक तो तब कंपनी को लॉस होगा। भाई कमाई से ज्यादा अगर खर्चा हो जाए तो वो सीधा नुकसान है। कमाई से ज्यादा खर्चा हो गया तो वो नुकसान है ना। और दूसरा, किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को सीधा नुकसान हो सकता है, डायरेक्ट लॉस। सीधा नुकसान कैसे? भाई कंपनी में आग लग गई, कंपनी में चोरी हो गई, XYZ कोई भी एक्सीडेंट हो गया, वो बिजनेस का सीधा नुकसान है, वो डायरेक्ट लॉस है। तो ये दो प्रकार के लॉस हो सकते हैं। अब अगर मैं आपको मैंने आपसे कहा कि ये एक कंपनी है और इसको लॉस हुआ है, एक कंपनी है, इसको लॉस हुआ है। आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि इस कंपनी को कितना लॉस हुआ है। तो आप कहेंगे कि भैया एक काम कीजिए, हमें आप इस कंपनी का पूरे साल के एक्सपेंसेस दे दीजिए और पूरे साल के रेवेन्यूज दे दीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल एक्सपेंसेस में से हम टोटल रेवेन्यूज को माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास लॉस आ जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास लॉस आएगा। हम टोटल एक्सपेंसेस में से टोटल रेवेन्यूज को निकाल देंगे तो वो हमारे पास लॉस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्या इसमें मैंने कोई नई बात बताई? क्या मैंने इसमें कोई आपको नई बात बताई? नहीं, ये तो सीधा सा लॉजिक है ना। नई बात अब बता रहा हूं और वो बात आप दोनों जगह नोट करेंगे। दोनों जगह, एक कॉपी दूसरा दिमाग, आप दोनों जगह उस बात को नोट करेंगे। नई बात यह है कि लॉसेस एक्सपेंसेस से अलग होते हैं। लॉसेस आर डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेंसेस। मैंने आपको एक्सपेंसेस क्या बताया था? एक्सपेंस मैंने बताया था वो सारे खर्चे जो किसी भी बिजनेस ने, कंपनी ने किसी आउटसाइडर को पे करना है, वो क्या है, एक्सपेंस है। या दूसरी भाषा में मैंने आपको बताया था कि वो खर्चे जो कंपनी को चलाने के लिए जरूरी है उन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं। लेकिन लॉस ये नहीं कहता। लॉस क्या कहता है, सुनिए जरा। लॉस क्या कहता है, अकाउंटिंग में एक एक ट्रांजैक्शन बोलती है। अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी एक दो चैप्टर के बाद जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो मैं आपको एक एक ट्रांजैक्शन बुलवा के दिखाऊंगा। ट्रांजैक्शन खुद कहेगी कि भैया ये क्या किया आपने, मुझे डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया। अभी लॉस देखेंगे। लॉस क्या कह रहा है? लॉस कह रहा है कि भाई मुझको बिजली के बिल से, मुझे सैलरी से, मुझे कोई भी रेंट से, कोई भी चार्ज से कोई मतलब नहीं।
मुझे तो बस पूरे साल का खर्चा बता दो और पूरे साल का एक्सपेंस रेवेन्यूज बता दो। या फिर लॉस कहता है कि मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि रेवेन्यू के ऊपर कितना एक्सपेंसेस है वो मुझे बता दो। तो लॉस एक्सपेंस से अलग है, तो इसको आप लिखेंगे, लॉसेस आर डिफरेंट फ्रॉम expenses. Losses are different from expenses. Losses are different from expenses. Losses expenses से अलग होते हैं, ठीक। लॉस के बाद आता है हमारा परचेजेस। लॉस के बाद अगली टर्म आती है परचेजेस। लॉस के बाद अगली टर्म आती है परचेजेस। जब बिजनेस किसी भी सामान को खरीदता है उसे हम परचेजेस ऑफ गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परचेजेस ऑफ गुड्स। परचेजेस ऑफ गुड्स, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। अब यहां पर परचेज का मतलब बिजनेस की उन चीजों से है जिसमें बिजनेस डील करता है। वहां पर वो उसको हम परचेज ऑफ गुड्स कह रहे हैं, जिसमें बिजनेस डील करता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये जो है गुड्स को थोड़ा समझेंगे। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके लिए गुड्स का मतलब, परचेजेस ऑफ गुड्स का मतलब हो जाएगा एज अ रॉ मटेरियल। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए गुड्स का मतलब यहां पर रॉ मटेरियल से है। जैसे अगर एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए परचेजेस ऑफ गुड्स का मतलब आपका दाल, चीनी, चावल, आटा, इन चीजों से हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए परचेजेस ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा? एज अ रॉ मटेरियल, आटा, चीनी, चावल, इनसे हो जाएगा। और अगर एक ट्रेडिंग कंपनी है तो उसके लिए गुड्स का मतलब होगा वो चीजें जो उस ट्रेडिंग कंपनी ने रीसेल के लिए खरीदी थी। तो एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए परचेजेस ऑफ गुड्स का मतलब यहां पर ये है कि वो सामान जो ट्रेडिंग कंपनी ने रीसेल के लिए खरीदा था, ठीक है। अच्छा, अब एक बात यहां पर आप नोटिस करेंगे कि दोनों कंपनी में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी हो, दोनों में एक कॉमन चीज है, एक कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है? कि दोनों ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए परचेज कर रही है। दोनों परचेज किस लिए कर रही है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। भाई दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट अर्न करना है ना। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, परचेजेस को आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वो सामान, वो गुड्स, वो चीजें जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए खरीदी गई है, उसको हम परचेजेस बोलेंगे या परचेजेस ऑफ गुड्स बोलेंगे, ठीक है। परचेज में एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, या फिर हम उसी को बोल रहे होते हैं रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न या फिर परचेज आउटवर्ड। भाई मतलब खरीदा हुआ सामान हमने सेलर को वापस कर दिया। हम सामान खरीद कर लाए थे, वो सामान हमने सेलर को वापस कर दिया, तो आउटवर्ड सामान जा रहा है ना, तो रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न, ठीक है। तो इसमें ही आता है, आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ सामान वापस करना, या फिर इसी को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। भाई खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं ना सेलर को, या फिर रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। परचेज के बाद आता है सेल्स।
क्या है सेल? जब हम गुड्स और सर्विसेज की ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं उसे हम सेल कहते हैं। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं उसे सेल्स कहा जाता है। जब हम क्या करेंगे? सेल्स करेंगे। लेकिन किस चीज की, किन चीजों की ओनरशिप ट्रांसफर करना, आप कब कहेंगे कि हाँ ये सेल है? कि जब भी ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी आप सेल कहेंगे? कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से नहीं। सेल आप सिर्फ उसी चीज को कहेंगे जो चीज आपने रीसेल के लिए ही खरीदी थी, रीसेल के पर्पज से ही रीसेल के लिए खरीदी गई थी, उस चीज के लिए आप सेल कहेंगे। अगर उस चीज की ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है तो आप उसको सेल कहेंगे। जैसे सेल ऑफ गुड्स, तो उनको हम सेल कहेंगे। ठीक, सेल इसमें भी लिखेंगे। द गुड्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ownership of goods and सर्विसेज। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल में एक टर्म और आती है, जैसे आपकी परचेज रिटर्न है, ऐसे ही सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न को और क्या कहा जाता है? भाई इसको हम रिटर्न आउटवर्ड कह रहे हैं, इसको हम रिटर्न आउटवर्ड कह रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? यहां पर हमने जो सामान बेच दिया था वो सामान परचेजर वापस करके जा रहा है, वो सामान परचेजर वापस कर दे रहा है, तो वो इनवर्ड हो रहा है ना, बेचा हुआ सामान वापस कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, देखेंगे एक बार, इसको हम बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, ये समझ आया? इसके बाद आता है हमारा स्टॉक। अगली टर्म आती है स्टॉक। अगली टर्म डालेंगे स्टॉक। स्टॉक का मतलब भी वही है, जो सामान रीसेल के लिए खरीदा गया हो, जो सामान रीसेल के लिए खरीदा गया हो। इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, कि वो सामान जो रीसेल के लिए खरीदा गया था और वो जो अनसोल्ड गुड्स है, गुड है जो बेचने के लिए रह गया है, जो अब अगले नेक्स्ट ईयर में, अगले वर्ष में बेचा जाएगा, जो कि अब क्लोजिंग स्टॉक बन चुका है। ठीक है, तो इसमें आप स्टॉक में दो चीज आप लिखेंगे, गुड्स परचेज फॉर रीसेल, गुड्स परचेज फॉर रीसेल प्लस गुड्स परचेज फॉर रीसेल प्लस अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, अनसोल्ड गुड्स जो साल के अंत में रह गए थे। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉक। स्टॉक हमारा दो प्रकार का होता है। स्टॉक आर टू टाइप, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक आप दो प्रकार का देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग लिखिए पहले। स्टॉक आर टू टाइप, ओपनिंग स्टॉक और दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक वो जो साल के शुरुआत में होता है, जो स्टॉक साल के शुरुआत में, बिगनिंग ऑफ द ईयर, है ना, कब? बिगनिंग में, जो स्टॉक बिगनिंग में था। ठीक है, और जो स्टॉक अनसोल्ड है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अनसोल्ड या लास्ट में जो बच जाता है ना,
साल के लास्ट में जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक दो प्रकार का होता है आपका, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ये बस टर्म है जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बाकी आपके लिए ये डेफिनेशन कभी नहीं आएगी लिखने को, ये आपके लिए डेफिनेशन कभी लिखने को नहीं आएगी। ठीक, अगली टर्म आती है, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, आज इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है। इसके बाद आती है कॉस्ट, इसके बाद आती है कॉस्ट। अगली टर्म क्या है? कॉस्ट। अगली टर्म है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली जो एक्सपेंडिचर अमाउंट है वही कॉस्ट है, जो एक्सपेंडिचर अमाउंट है वही कॉस्ट है। कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, कॉस्ट में दो चीजें आती हैं। देखो, एक तो इसमें एक्चुअल कॉस्ट आती है, जो कि आपको पता है एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। एक होती है एक्चुअल कॉस्ट और एक होती है नोशनल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट। ये एक्चुअल कॉस्ट वो कॉस्ट जो हमको दिखाई देती है, एक्चुअल कॉस्ट वो कॉस्ट जो हमें दिखाई देगी, जो खर्चा होता हुआ हमें दिखेगा, या फिर जिसके बदले में उतना ही अमाउंट, उतनी ही वैल्यू की चीज हमारे पास आ रही है। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, हमने गुड्स परचेज किए तो वो खर्चा हमें दिखा ना, वो एक्चुअल कॉस्ट हुई। भाई हमने खर्चा किया, उतने ही कीमत के सामान हमारे पास आ गया, वो होती है एक्चुअल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? वो कॉस्ट जो हमें दिखती ही नहीं है, वो खर्चा जो हमें इजीली दिखता ही नहीं है, और वो खर्चा हमारा होता है जो हमको दिखेगा नहीं। एग्जाम्पल, ओनर की, प्रोप्राइटर की कोई बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि उसने बिजनेस में ही वो यूज हो रही है। अगर वो बिल्डिंग बिजनेस में यूज ना होकर, उसको किसी और को दे दिया जाता, किराए पर दे दिया जाता अगर उस बिल्डिंग को, तो उसका रेंट आता। लेकिन वो रेंट अब नहीं आ रहा है, वो रेंट तो अब नहीं आ रहा है, तो वो क्या है? वो खर्चा ही तो है। भाई अगर उसको हम किसी को किराए पर दे देते तो उसका हमको रेंट आता ना, जो बिजनेस है उसको उसका रेंट मिलता, लेकिन वो खर्चा हो रहा है, वो पैसा अब नहीं आ रहा है। ठीक, तो रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, एग्जाम्पल आप इसमें मैं बता रहा हूं, इसमें आप लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल आप लिखेंगे रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, ठीक है। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने शॉर्ट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये क्या होगा? ये हमारी कॉस्ट है। कॉस्ट में दो चीजें आपको याद रखना है, एक्चुअल कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट। कॉस्ट के बाद टर्म आती है वाउचर, कॉस्ट के बाद आती है वाउचर, कॉस्ट के बाद आता है वाउचर। वाउचर क्या है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो कि डेबिट और क्रेडिट को स्पेसिफाई करता है। वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो डेबिट और क्रेडिट को स्पेसिफाई करता है। वाउचर में हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है और हर एक ट्रांजेक्शन का एक सेपरेट, एक अलग वाउचर होता है। हर एक ट्रांजेक्शन का एक अलग वाउचर मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। और वाउचर को हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस अपने अलग नाम से उसको प्रिंट कराती है, अलग उनका फॉर्म होता है, डिजाइन होता है। मतलब हर एक बिजनेस का जो वाउचर होगा उसका फॉर्मेट अलग होगा, वो अपने कंपनी के नाम से उसको प्रिंट करवाते हैं। जैसे जनरली हम मार्केट में कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ
खरीदने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे मार्केट में जिस भी दुकान पर जाइए वो सेम नाम का बिल है। भाई अलग अलग दुकान का अलग अलग नाम होता है, तो वो अपने अलग नाम से अपने बिल बुक प्रिंट करवाते हैं, लेकिन वो एक छोटे स्तर पर है। ठीक है, तो वही वाउचर है। वाउचर में सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड की जाती है। हर ट्रांजेक्शन का अलग वाउचर होता है। भाई हर एक ट्रांजेक्शन का एक अलग बिल होगा, तो वही क्या है, वही यहाँ पर वाउचर है। तो वाउचर को अलग नाम से, अपने अलग अलग नाम से प्रिंट कराया जाता है। हर कंपनी का वाउचर अलग होता है। ठीक, वाउचर है क्या? वाउचर डॉक्यूमेंट है जो कि डेबिट क्रेडिट को स्पेसिफाई करता है। ट्रांजेक्शन पहली बार रिकॉर्ड की जाती है, वो हमारा वाउचर है। ठीक है, इट इज ए डॉक्यूमेंट। ये क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट that specify the debit एंड क्रेडिट, जो कि डेबिट और क्रेडिट को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, और हर ट्रांजेक्शन का एक अलग वाउचर होता है। एक ट्रांजेक्शन एक वाउचर। ठीक, वाउचर के बाद अगली टर्म आती है हमारी, वाउचर के बाद अगली टर्म आती है डिस्काउंट। वाउचर के बाद आता है डिस्काउंट। इसको हटा दूं? अच्छा, डिस्काउंट हम बाद में पढ़ेंगे। हमने सेल परचेज देख लिया, कॉस्ट देख ली। वाउचर के बाद हम पढ़ेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल वो पैसा जो बिजनेस की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे जो आता है, जो बिजनेस के सोर्सेस से आता है, उसको हम कह रहे हैं, वो अमाउंट होता है ट्रेड रिसीवेबल। सेल से जो पैसा आता है, तो सेल परचेज से जो पैसा आएगा उसको बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक, उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ गुड्स एंड अदर एक्टिविटीज। ठीक है, वो अमाउंट जो बिजनेस के सोर्सेज से रिसीव होता है, उस अमाउंट को बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं आपकी, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर और बिल्स रिसीवेबल भी आपकी ट्रेड रिसीवेबल में आती है। क्या? एक तो डेटर और डेटर एंड बिल्स, डेटर और बिल्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल। ठीक, ये आप लिखेंगे इट इंक्लूड्स, यहां पर लिखो भाई इट इंक्लूड्स। ठीक, इट इंक्लूड्स डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। अब ये क्या होता है? डेटर और बिल्स रिसीवेबल क्या है? डेटर और बिल्स रिसीवेबल क्या है? डेटर क्या है? बिजनेस जब उधार सामान बेचती है, जब क्रेडिट सेल करती है, बिजनेस जब उधार सामान बेचती है, तो बिजनेस ने जिसको सामान बेचा है, वो व्यक्ति जिससे पैसा लेना है, जिससे पैसे को कलेक्ट करना है, तो वो व्यक्ति बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? वो डेटर हो जाएगा। वो व्यक्ति जिसको उधार सामान बेचा गया है, वो व्यक्ति जिससे पेमेंट लेना है, वो बिजनेस के लिए डेटर कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक, वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? वो बिजनेस के लिए डेटर कहलाएगा। ठीक, चलो इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं।
इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। दो व्यक्ति हैं और वो दोनों मित्र हैं। एक है हमारा ये है धनीपाल। भाई ये कौन है? ये है धनीपाल। ठीक, ये हमारा धनीपाल है। और एक और व्यक्ति है, ये है विनोद। ये कौन है? ये है हमारा विनोद, जो कि धनीपाल का मित्र है। तो विनोद धनीपाल के पास जाता है सामान खरीदने। अब सामान से मतलब ये नहीं कि वो ब्रेड खरीदने जा रहा है। ये दोनों बिजनेसमैन हैं, ये बड़े लेवल पर खरीदारी करने जा रहे हैं ना। बिजनेसमैन है, दोनों की कंपनियां हैं। ठीक, तो विनोद गया धनीपाल के पास कुछ सामान खरीदने और विनोद ने उधार सामान खरीदा। विनोद ने धनीपाल से उधार सामान खरीदा है। ठीक है, विनोद धनीपाल ने जो है सामान दे दिया उधार। विनोद, जो हमारा विनोद भाई है, उसने धनीपाल से उधार सामान खरीदा है। तो धनीपाल के लिए जो हमारा विनोद है, धनीपाल के लिए जो विनोद है वो कौन है? धनीपाल के लिए विनोद अब मित्र बाद में है। धनीपाल के लिए विनोद अब मित्र बाद में है। पहले वो कौन है? पहले विनोद जो है वो डेटर है, क्योंकि पैसा पहले। बिजनेस में भाई दोस्ती तो बाद में है ना। तो धनीपाल के लिए विनोद अब मित्र बाद में है, पहले डेटर है उसका, क्योंकि पेमेंट लेना है उसको, उसे पैसे लेना है विनोद से। तो धनीपाल के लिए विनोद कौन हो जाएगा? विनोद हो जाएगा डेटर। ठीक, मतलब जब डेटर हो जाएगा। और डेटर क्यों हो जाएगा? क्योंकि सेल हुई है ना, सेल गुड्स, क्योंकि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार सामान बेचे गए हैं, इसलिए विनोद कौन हो जाएगा? धनीपाल का डेटर हो जाएगा। ठीक है, डेटर समझ में आया? डेटर समझ में आया। अच्छा, अब हमारा जो विनोद भाई है वो धनीपाल के पास आया, उधार सामान खरीदे, धनीपाल ने दे दिए। विनोद धनीपाल का कौन हुआ? डेटर हुआ। अब जब विनोद जा रहा था, जब विनोद सामान खरीद कर जा रहा था, तो धनीपाल ने विनोद को रोक लिया कि विनोद भाई जरा बात सुन। क्योंकि धनीपाल एक बिजनेसमैन तो था ही, वो एक कॉमर्स स्टूडेंट भी था। धनीपाल कौन है? धनीपाल एक कॉमर्स स्टूडेंट भी है। तो ये फटाफट गया और एक कागज ले आया, कागज और एक पेन ले आया। धनीपाल कहता है कि विनोद भाई एक काम कर, ये एक बिल है, एक डॉक्यूमेंट है, इस पर ऐसा कर, तू लिख कर जा, जो फ्यूचर डेट है, जिस डेट को तू मुझे पेमेंट करेगा, वो डेट यहां पर लिख कर जा। फ्यूचर डेट मेरे को कौन से दिन पेमेंट करेगा, किस डेट को करेगा, वो फ्यूचर डेट मेरे को लिख कर जा, जिस डेट को तू पेमेंट करने वाला है। मतलब पेमेंट जो डेट है वो लिख कर जा। विनोद कहता है यार ऐसे कैसे, दोस्त अपना मैं दे दूंगा पेमेंट। तो विनोद कहता, धनीपाल कहता नहीं, तो जो ड्यू डेट है वो लिख कर जा भाई, हिले पेन और डॉक्यूमेंट इस पर जो है लिख कर जा। तो विनोद जो है इसको एक्सेप्ट कर लेता है और बेचारा विनोद फिर क्या करे, इस पर लिखता है। विनोद इस पर लिखता है जो भी जिस डेट को उसे पेमेंट करना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। ये हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अच्छा पहले बताओ डेटर समझ में आया? डेटर समझ में आया। अब ये जो डॉक्यूमेंट है यही है बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इस पर हमारा जो विनोद भाई है उसने लिखा है, उसने ड्यू डेट लिखी है, जो फ्यूचर पेमेंट डेट है वो लिखी है। विनोद ने इसको क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। तो अब जो है जो धनीपाल है वो ड्रॉअर बन गया है। धनीपाल ड्रॉअर बन गया है और विनोद जो है अपना वो बन गया है ड्रॉइंग। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ड्रॉइंग। ठीक है,
धनीपाल ड्रॉर कहलाएगा और विनोद ड्रॉई कहलाएगा। अब ये होता क्या है, ड्रॉर ड्रॉई क्या होता है? ड्रॉर वो व्यक्ति जिसने बिल बनाया है, और यहाँ पर बिल किसने बनाया है? बिल बनाया हमारे धनीपाल ने, तो ड्रॉर कौन हो जाएगा? धनीपाल हो गया। मतलब जो व्यक्ति बिल बनाता है वो ड्रॉर कहलाता है, वो ड्रॉर कहलाता है। और जो बिल को एक्सेप्ट करता है, बिल को एक्सेप्ट किसने किया है? विनोद ने किया है। भाई बिल को एक्सेप्ट विनोद ने किया है, तो ड्रॉई कौन हो जाएगा? विनोद। या जो बिल को एक्सेप्ट करता है या जिसे भुगतान करना है, जिसे पेमेंट करना है, वो व्यक्ति ड्रॉई कहलाता है। वो व्यक्ति क्या कहलाता है? वो व्यक्ति ड्रॉई कहलाता है। यहाँ पर भुगतान किसे करना है? यहाँ पर भुगतान करना है हमारे विनोद को, तो ड्रॉई कौन होगा? ड्रॉई होगा हमारा विनोद। ठीक है, तो ड्रॉ और ड्रॉई समझ में आया। बिल्स रिसीवेबल बेसिकली ये डॉक्यूमेंट है, ये वाला जो कि विनोद ने एक्सेप्ट किया, इस पर फ्यूचर डेट लिखी, ठीक, और उसी वक्त ये धनीपाल ड्रॉर हो गया, विनोद ड्रॉई हो गया। ठीक है, जो भुगतान करता है, जिसे भुगतान करना है, व्यक्ति ड्रॉर कहलाएगा, जो बिल बनाता है वो ड्रॉर कहलाता है। ठीक है, ड्रॉर और ड्रॉई क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ये हमने बात की ट्रेड रिसीवेबल में। ये ट्रेड रिसीवेबल में बात की भैया डेटर और बिल्स रिसीवेबल किस में आते हैं? ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल के बाद आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, अब ये इसका अपोजिट है ना? वो अमाउंट जो बिजनेस के द्वारा पे किए गए हैं, वो अमाउंट जो बिजनेस के द्वारा पे किए जाएंगे, वो सारा अमाउंट क्या कहलाता है? वो ट्रेड पेबल कहलाता है। वो अमाउंट जो बिजनेस पे करता है, भाई परचेज पर पे करेगा, सैलरी पे करेगा, रेंट पे करेगा, कमीशन पे करेगा, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएगी? ये ट्रेड पेबल कहलाएगी। तो वो अमाउंट जो बिजनेस पे करता है वो ट्रेड पेबल कहलाता है। वो अमाउंट जो बिजनेस रिसीव करता है वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। ठीक है, वो अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। यहां पर आई आएगी भाई, आई। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, जैसे ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल्स रिसीवेबल आते हैं, ठीक वैसे ही ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर और बिल्स पेबल आते हैं। बिल्स पेबल, ठीक। अब सर ये क्रेडिटर और बिल्स पेबल क्या है? इसी एग्जांपल से समझते हैं, है ना, इसी एग्जांपल से समझते हैं। हमारा जो विनोद भाई है, जब वो धनीपाल से उधार सामान खरीदने गया, तो विनोद से धनीपाल को पैसे लेना है क्योंकि पेमेंट नहीं दी है। तो धनीपाल के लिए विनोद तो हो गया, धनीपाल के लिए विनोद तो हो गया डेटर, क्योंकि विनोद से पैसा लेना है। ठीक है, तो धनीपाल के लिए विनोद डेटर कहलाएगा, और विनोद के लिए धनीपाल कौन कहलाएगा? विनोद के लिए धनीपाल कहलाएगा क्रेडिटर। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा, ठीक, भाई विनोद कौन कहलाएगा? विनोद कहलाएगा डेटर। क्यों? क्योंकि ये धनीपाल के लिए विनोद डेटर कहलाएगा, क्योंकि विनोद से पैसे लेना है, विनोद से पैसे लेना है, और उसी वक्त भाई विनोद ने उधार सामान खरीदा है ना धनीपाल से, तो धनीपाल को पेमेंट करना है। विनोद धनीपाल को पेमेंट करेगा, तो विनोद के लिए धनीपाल कौन हो गया? विनोद के लिए धनीपाल कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया। ठीक है, तो जिससे हमें पैसे लेना है वो व्यक्ति हमारा डेटर कहलाएगा, और जिस व्यक्ति को हमें पैसे देना है, हमें मीन्स बिजनेस को, जिस व्यक्ति को हमें पैसे देना है वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाएगा। ठीक है, जिससे पैसे लेना है वो हमारा डेटर, जिसको हमें पैसे देना है वो हमारा क्रेडिटर। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर। अब बात आती है, क्रेडिटर क्लियर हुआ, अब बात आती है बिल्स पेबल की। ठीक है, क्रेडिटर क्लियर हुआ, अब बात आती है बिल्स पेबल की। तो यही डॉक्यूमेंट बिल्स पेबल भी बन जाएगा। किसके लिए? विनोद के लिए। ये बिल्स पेबल किसके लिए था? ये बिल्स रिसीवेबल किसके लिए था? ये बिल्स रिसीवेबल था धनीपाल के लिए। ठीक है, यही डॉक्यूमेंट किसके लिए? बिल्स पेबल बन जाएगा विनोद के लिए। बिल्स पेबल बन जाएगा विनोद के लिए, क्योंकि विनोद ने ये बिल एक्सेप्ट किया है। भाई धनीपाल ने दिया कि भाई इस पर लिखो कि किस डेट को पेमेंट आप दोगे, तो विनोद ने उसको एक्सेप्ट किया ना उस बिल को, तो विनोद के लिए ये बिल कहलाया बिल्स पेबल, और धनीपाल के लिए ये कहलाया बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो मैंने एक ही एग्जांपल से आपको 4 टर्म क्लियर करवाई, डेटर,
क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। ठीक है, इसके बाद इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। मैंने अभी सिर्फ डेटर और क्रेडिटर बताया है, डेबिट और क्रेडिट नहीं बताया है। ठीक है, वो आगे बताऊंगा। हाँ, इसके बाद ये देखो, इसके बाद हम बात करेंगे डिस्काउंट की। बेसिकली अब सिर्फ 4-5 टर्म्स बची हैं, वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्काउंट की। डिस्काउंट यानी कि छूट। छूट कब दी जाती है? सेल पर दी जाती है। कब दी जाती है छूट? सेल पर, जब सामान को बेचा जाता है। ठीक है, तो डिस्काउंट हमारा दो प्रकार का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा दो प्रकार का होता है। डिस्काउंट हमारा दो प्रकार का है, कैश डिस्काउंट। आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट समझेंगे। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है और एक फिक्स्ड परसेंटेज के साथ। ठीक, लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। कौन सा? लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है, लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, जैसे 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, उस पर आपको 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो फिक्स डिस्काउंट है। ठीक है, तो कोई 1000 रुपए उसका कोई प्रोडक्ट है जिस पर लिस्ट प्राइस 1000 रुपीज है, 1000 रुपए है, उस पर आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वो लिस्ट प्राइस पर दिया जा रहा है, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब 900 रुपए आपको पे करना है। कितने रुपए? 900 रुपीज पे करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट जो होता है, और ये ट्रेड डिस्काउंट है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, वो सिर्फ इनवॉइस में से, कैश मेमो में से डिडक्ट कर दिया जाता है, बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। एक बारी फिर आप चाहें तो खुद लिख लीजिए इसको कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, वो सिर्फ इनवॉइस में से, कैश मेमो में से डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जबकि कैश डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर नहीं दिया जाता। कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर दिया जाता है ना। और ये दिया क्यों जाता है? ये प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है, ताकि पेमेंट इमीडिएटली हो सके। जो पेमेंट कल होने वाली थी वो आज ही हो जाए। जैसे आपने कोई सामान सेल किया जिस पर आपने, यही हम एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है जिस पर 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया लिस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो 900 रुपये पे करना है। अब मैं उस व्यक्ति से कह दूं कि अगर आप अभी पेमेंट करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति उधार वो प्रोडक्ट खरीद रहा था, मैंने कह दिया कि अगर आप अभी पेमेंट करते हैं तो आपको 900 की जगह सिर्फ 700 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो ये मैंने क्या किया? ये मैंने प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट दे दिया, कैश पर डिस्काउंट दिया है। ये मैंने कैश पर डिस्काउंट दिया है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है, ये प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक, किसके लिए? ये टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए ये डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है। जबकि और ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक, अच्छा, एक प्रकार की और छूट होती है, एक छूट और होती है जिसको हम रिबेट बोलते हैं। वो बेसिकली डिस्काउंट नहीं है, हाँ लेकिन छूट है। वो बेसिकली डिस्काउंट नहीं है, रिबेट है ना। रिबेट यही लिख लो, रिबेट। मैं अभी बताऊंगा, REBAT, रिबेट। रिबेट बेसिकली डिस्काउंट नहीं है, वो
है तो छूट ही, लेकिन वो जो लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं या डिफेक्टिव जो गुड्स होते हैं, है ना, जो डिफेक्टिव गुड्स होते हैं उन पर दिया जाता है ताकि वो सेल हो सके, उनकी सेल बढ़ सके। जो लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डिफेक्टिव गुड्स हैं, उन पर वो छूट दी जाती है। ठीक है, इट इज, तो आप इसमें लिख सकते हैं इट इज अलाउड, इट इज अलाउड ऑन लोअर क्वालिटी गुड्स। ये लोअर क्वालिटी गुड्स पर दिया जाता है क्या, रिबेट। ठीक है, तो डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। रिबेट जो बेसिकली डिस्काउंट नहीं है, लेकिन जो लोअर क्वालिटी गुड्स हैं, जो डिफेक्टिव गुड्स हैं, उन पर दिया जाता है रिबेट। ये भी एक प्रकार की छूट होती है। ठीक है, चलिए 5 से 10 मिनट का टॉपिक हमारा और बचा है। बहुत छोटी छोटी टर्म्स बचती हैं जो कि मैं नहीं चाहता कि छोड़ दी जाए। बहुत एक एक लाइन का उनका मीनिंग है। इसको देखेंगे एक बार। चले, यहाँ पर हमने कॉस्ट, वाउचर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, जिसमें हमने आपका डेटर, क्रेडिटर, आपका बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल देखा। उसके बाद डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद हमने रिबेट देखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी जो कि आप सभी जानते होंगे क्या है, कैसे है, लेकिन जो नहीं जानते वो बात देखेंगे। बाकी जीएसटी को आप सभी कॉमर्स वाले हो तो जरूर डिटेल में पता होना चाहिए पूरा जीएसटी के बारे में। हम भी एक क्लास रखेंगे जीएसटी की, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये जानिए, जीएसटी जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया, जिसको हम जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वेट, इन कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक सिंगल टैक्स बनाया गया, जिसको नाम दिया गया जीएसटी। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 17 टैक्स थे, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके इसको बनाया गया है। ठीक है, ठीक है। इसके टाइप भी है, जैसे कि एसजीएसटी, है ना, एसजीएसटी, आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, तो यूटीजीएसटी। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। आप सिर्फ ये समझिए एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और ये टैक्स कब पे किया जाता है, जीएसटी कब पे किया जाता है, जीएसटी परचेज के वक्त पे किया जाता है। कलेक्ट कब किया जाता है, सेल पर कलेक्ट किया जाता है। जीएसटी को हम पे करते हैं, जीएसटी को हम पे कब करते हैं, जीएसटी को हम पे करते हैं जब हम परचेज करते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के वक्त जीएसटी को पे किया जाता है। और जीएसटी को कलेक्ट कब किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है सेल पर। जब सेल की जाती है तो उसको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जीएसटी के बाद आता है एक टर्म आपका टर्नओवर, आपका टर्नओवर। ठीक है, जीएसटी के बाद आता है टर्नओवर। टर्नओवर क्या है, पूरे साल का जो सेल है वही टर्नओवर है ना। पूरी साल की जो सेल है, द टोटल सेल ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, उसको हम बोलते हैं टर्नओवर। ठीक है, एक टोटल सेल, ये क्या है, टोटल सेल है, ये टोटल सेल है। ठीक है, टर्नओवर। एक टर्म आती है लाइव स्टॉक, एक टर्म आती है लाइव स्टॉक। ये लाइव स्टॉक क्या है, लाइव स्टॉक होते हैं डोमेस्टिक एनिमल, कंपनी के बिजनेस के जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, ये कंपनी के क्या है, ये कंपनी के लाइव स्टॉक है। भाई
कंपनी के गेट पर एक डॉग है जो कि एज अ सिक्योरिटी काम करता है, तो वो क्या कर रहा है, वो एज ए सिक्योरिटी काम कर रहा है ना, तो वो भी अगर उसको सैलरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके भी तो उस पर भी तो कुछ खर्चा आता है। तो ऐसी जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन्हें बिजनेस का लाइव स्टॉक कहा जाता है। उन्हें बिजनेस का क्या बोला जाता है, लाइव स्टॉक बोला जाता है। ठीक है, उन्हें बिजनेस का लाइव स्टॉक बोला जाता है। इसके बाद आता है बैड डेब्ट ना। बैड डेब्ट्स वो अमाउंट जो डेटर्स से रिकवर नहीं होता है और आगे होगा भी नहीं। द अमाउंट नॉट रिकवर फ्रॉम डेटर्स, द अमाउंट नॉट रिकवर फ्रॉम डेटर्स, है ना। जैसे जो हमारा विनोद था, भाई विनोद धनीपाल के पैसे न दे, धनीपाल चला जाए, धनीपाल ऐसी स्थिति में आ जाए कि अब वो पैसे पे ही नहीं कर सकता, तो उस अमाउंट को क्या बोलेंगे, तो धनीपाल का वो अमाउंट क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट हो जाएगा, वो अमाउंट बैड डेब्ट हो जाएगा। और एक कंडीशन आती है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट की कंडीशन में ही बैड डेब्ट होता है। जैसे कि जो पैसा अब विनोद से नहीं मिलेगा, जो धनीपाल को विनोद से जो पैसा अब नहीं मिलने वाला है, वो धनीपाल के लिए वो पैसा क्या हो जाएगा, धनीपाल के लिए वो पैसा बैड डेब्ट कहलाएगा। और बेचारा विनोद जो अब इस स्थिति में है, जो अब पैसा नहीं पे कर पाएगा, पेमेंट जो है नहीं कर सकता, उस कंडीशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंसी। ये एक सिचुएशन है, इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन है जब कोई कंपनी, कोई बिजनेस, है ना, समवन इज नॉट इन द पोजीशन टू पे एनी पेमेंट या फिर कोई भी डेट। ठीक है, उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ये एक ऐसी कंडीशन है जब कोई बिजनेस व्यक्ति पेमेंट करने की स्थिति में होता है। अगर विनोद पैसे पे कर देता है तो वो क्या होगा, वो धनीपाल के लिए डेब्ट नहीं कहलाएगा और विनोद के लिए वो सॉल्वेंट कंडीशन होगी। ठीक है, मतलब विनोद उस कंडीशन में है कि वो पेमेंट कर सकता है, वो जो है डेब्ट को अपना चुका सकता है। ठीक है, इसी के साथ अब इस चैप्टर में एक दो टर्म्स बची हुई हैं जो कि आप खुद ही जानते होंगे, जैसे कि गुड्स रह गया, तो गुड्स आप जानते हैं, जो सामान बिजनेस रीसेल के लिए खरीदता है, जो उसका डेली सोर्सेस के लिए जो जरूरी है, वो उसको हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जिनमें बिजनेस डील करता है वो क्या है, वो गुड्स है। ठीक है, बाकी एक और है रेवेन्यू। मुझे बताइए, आपने इतना कुछ पढ़ा, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया, आपने इससे पहले भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, मुझे रेवेन्यू बता दीजिए। हमारी बुक में रेवेन्यू एक अलग से टर्म है ना, रेवेन्यू मुझे बता दीजिए। रेवेन्यू क्या है, मुझे रेवेन्यू बताओ। रेवेन्यू बताएंगे एक बार, रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू वो इनकम है जो बिजनेस के सोर्सेस से रिसीव होती है। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू वो इनकम है जो बिजनेस के डेली सोर्सेस से रिसीव होती है। रेवेन्यू वो इनकम है जो बिजनेस के डेली सोर्सेस से रिसीव होती है। जैसे सेल ऑफ गुड्स को, है ना, जैसे गुड्स को सेल करके जो इनकम हुई। ठीक है, कोई भी कमीशन रिसीव हो गई, तो वो क्या होगी, वो रेवेन्यू होगी। मतलब वो इनकम जो बिजनेस के सोर्सेस से रिसीव होती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक, तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो एक भी टर्म ऐसी नहीं है, सिंगल टर्म ऐसी नहीं है जो हमने डिस्कस ना की हो, हमने ना पढ़ी हो। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप देखेंगे अगर कोई भी ऐसी टर्म जो आपकी बुक में मैंने ना पढ़ाई हो, आपकी बुक में है, मैंने ना पढ़ाई हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टाटा, बाय बाय।